हाँ जी, तो मार्केट में आईपीओ की धूम मची हुई है, खासकर लेंसकार्ट के आईपीओ की धूम मची हुई है। सर क्या करना है? पैसा लगाना है, नहीं लगाना है, ठीक है? 15 कितना लिस्टिंग गेन आएगा, है ना? ये शेयर किस प्राइस पे लिस्ट होगा, मैं कितना पैसा कमा लूँगा? लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करें या लंबे समय के लिए आज ही खरीद के रख लें? ये सारी बातें अगर जाननी है ना आपको किसी भी आईपीओ के बारे में, तो हज़ारों की तादाद में वीडियो बनते हैं यूट्यूब पे। है ना? हर आईपीओ पे टूट पड़ते हैं लोग, फिनांस इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है? फिर इन्फ्लुएंसर्स आप जाओ, वहां जाके आराम से समझो, ठीक है, कि आईपीओ में आपको पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, आईपीओ कैसा है, क्या है। समझना मेरी बात। सर फिर आप यहाँ पर काहे के लिए आए हो? मैं आपको ये सिखाने आया हूँ कि आईपीओ का एनालिसिस करते कैसे हैं, ताकि आपको जीवन में कभी भी किसी 5, 10, 15 मिनट के वीडियो पे डिपेंड ना होना पड़े किसी भी आईपीओ को एनालाइज करते समय। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो मेरा सेशन है, ये क्लासरूम स्टाइल सेशन होने वाला है। आप में अगर पेशेंस की कमी है थोड़ी सी भी, तो प्लीज आप इसको सेव लेटर में डाल के छोड़ दीजिए, और जब टाइम मिले तब देखिएगा, जो कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया है, वीडियो की लेंथ आपको पता है, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को बैठ के पूरा देखना है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, ठीक है, कि आप है ना अपनी पेन और अपनी कॉपी, नोटबुक, ये दोनों लेके बैठिएगा। ठीक है? पूरा ध्यान मेरी तरफ देना। ठीक है? एक कोशिश है मेरी कि मैं आपको बिल्कुल क्लासरूम स्टाइल में सिखाऊं कि एक आईपीओ प्रोसीजर क्या होता है, हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। अपन पहले डिसाइड कर लेते हैं। नंबर 1, वील अंडरस्टैंड कि इंडिया में आईपीओ लाने का प्रोसेस क्या होता है। इसमें मैं आपको बहुत ज्यादा चाटूंगा नहीं, लेकिन इतना तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि किस स्टेज में क्या चीज हो रही है। दूसरा, एक आईपीओ को मैं एनालाइज कैसे करता हूं। जब मैं बोलता हूं कि 3 दिन 4 दिन का आईपीओ ओपन हुआ है और आज आपके हाथ में डीआरएचपी आया, ब्लडी डीआरएचपी इज अ 700 पेज डॉक्यूमेंट। हाउ वुड यू एनालाइज, हाउ वुड यू ब्रेक डाउन 700 पेज का डॉक्यूमेंट इन 2 days 3 days? ठीक है? तो क्या हमें एआई का इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है सर, क्या आप करके बताओगे? बिल्कुल करके बताऊंगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है, नालायक हो, तो लाइक कर दो। चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब, टीन डंडा करती है मेरे में यार, बोले सर आप बोलते नहीं हो चैनल सब्सक्राइब कराने के लिए, कर दो भाई। क्या जा रहा है तुम्हारा? लाल बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, टच किया। नाउ अंडरस्टैंड। हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मैं पार्थ, वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। एंड मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको मजा आएगा ये समझने में कि इंडिया में आईपीओ का प्रोसीजर। सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया में आईपीओ कैसे काम करता है। ठीक है? व्हाट एंड हाउ डज द आईपीओ वर्क्स इन इंडिया। हाँ जी, तो थोड़ा सा देखो आप। सबसे पहली स्टेज जो होती है वो होती है प्री आईपीओ प्रेप। प्री आईपीओ प्रेप कहां से शुरू होता है? जब मेरी इच्छा होती है ना कि यार अपने को पैसा रेस करना है मार्केट से, वहां से प्री आईपीओ प्रेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर आप सबसे पहला काम क्या करते हो? आप करते हो, हायर करते हो एक इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक मर्चेंट बैंकर को। एक बंदा तो चाहिए फाइनेंस समझने वाला, है ना? ड्यू डिलिजेंस होता है कंपनी का, मार्केट्स का, कि मार्केट किस स्टेज के अंदर है अभी, है ना? एंड प्रिपरेशन होते हैं, प्रिपरेशन फॉर ऑफर डॉक्यूमेंट। ये जो शेयर है, इसके बारे में, कंपनी के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा होता है। इसको आप यही होता है डीआरएचपी। ठीक है? दिस एग्जैक्टली इज डीआरएचपी। अंडरस्टैंड? अब क्या होता है पता है? डीआरएचपी का मतलब होता है ऑफर डॉक्यूमेंट इज नथिंग बट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। डीआरएचपी मतलब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। स्टेज 1 आपका कंप्लीट होता है, इसके बाद स्टार्ट होता है स्टेज 2, विच इज ऑफ रेगुलेटरी अप्रूवल। मैं बहुत ब्रॉडर लेवल पे समझा रहा हूं, मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, थियोरेटिकल पार्ट है। यहां पर आप क्या करते हो पता है?
आप करते हो सबसे पहले फाइल DRHP विथ सेबी। क्या करते हैं सेबी से? सीक अप्रूवल। एक बार सेबी DRHP ओके कर देता है, उसके बाद गणित स्टार्ट होता है और हम आगे बढ़ते हैं और हम जाते हैं रोड शो करने। अभी जो ये थर्ड एक्टिविटी है आपकी, सॉरी, इसके बाद लिस्टिंग्स जो NSE और BSE होते हैं ये अप्रूव करते हैं कंपनी को कि हाँ जी इस स्टॉक को आप हमारे यहाँ ट्रेड करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थर्ड स्टेज आती है जिसके अंदर होता है आईपीओ का लॉन्च एंड बिडिंग। समझना जरा जी 2 मिनट। आईपीओ का लॉन्च और बिडिंग का क्या मतलब है कि यहां पर होते हैं रोड शो। रोड शो कौन करेगा जी? रोड शो करेगा आपका मर्चेंट बैंकर, आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर। क्या करता है ये HNIs, इंस्टीट्यूशंस, DIIs, FIIs, इनके पास जाता है और कंपनी का प्रचार प्रसार करता है कि देखो एक कंपनी है, वो ये फंडा लेके मार्केट में उतरी है ना, और इस रेट पे मिल जाएगा आपको, एक कोटा हम आपको देते हैं। फिर इसके बाद होता है इसका प्राइस डिटर्मिनेशन। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये कुछ कीवर्ड्स हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए। प्राइस डिटर्मिनेशन में क्या होता है? 2 तरीके से प्राइस डिसाइड होता है। सबसे पहले होता है फिक्स्ड प्राइस। फिक्स्ड प्राइस में क्या होता है पता है? मैनेजमेंट और बैंकर मिलके एक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, 374 रुपीज प्रति शेयर। ये होता है फिक्स्ड प्राइस। फिक्स्ड प्राइस के बाद होता है फिर बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग में क्या होता है पता है? मैनेजमेंट और IB, इन्वेस्टमेंट बैंकर मिलके एक बैंड डिसाइड करते हैं, 380 से 420 के बीच में। शेयर किस भाव में अलॉट होगा ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, ये कौन डिसाइड करेगी? जनता डिसाइड करेगी। मैंने तो ये बता दिया कि आपको अगर बिड लगानी है तो 380 से 420 रुपए के बीच में बिड लगाइए। जिस प्राइस पे सबसे ज्यादा बिडिंग आती है उसके ऊपर के सारे बिड्स को अलॉटमेंट मिल जाएगा, और जिस प्राइस से नीचे की बिड आती है तो अलॉटमेंट थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, ये होता है प्राइस डिटर्मिनेशन। और फिर जब ये आईपीओ पब्लिक के लिए ओपन होता है तो पब्लिक आईपीओ पे टूट पड़ती है। 10 रुपए की चीज पब्लिक 170 180 रुपए में लेती है और अपने पूरे पैसे गवा के जीवन भर मिडिल क्लास मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट कर लेती है। वेल्थ आपकी जीवन में कभी भी आईपीओ से नहीं बन सकती। मैं मेरे इक्विटी रिसर्च कोहर्ट्स में, मैं मेरे AVFM प्रोग्राम में, यहां तक कि जब हमने आईपीओ कवर करा CFA में, CFA के लेवल 1 में, मैंने तीनों जगहों पर ही मेरे सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से, और जिसको बोलते हैं ना, हिला हिला के बोला है। ठीक है, क्या हिला हिला के बोला है? कि आईपीओ में अपने को पैसा नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है सर? देख, सबसे पहले सामने वाला तेरे को माल बेच रहा है ना, तो यू आर अ प्राइस टेकर। तू जबरदस्ती तेरी गरज से उसके सामने जाके माल खरीद रहा है, तो कंडीशंस उसकी चलेंगी, आप नेगोशिएशन पोजीशन में हो ही नहीं। दूसरी चीज, सर मेरे को कौन सा जीवन भर ये आईपीओ रखना है? मैं तो लिस्टिंग गेन्स के लिए खेलता हूं। एक बार लिस्टिंग गेन मिल जाए मेरे को, मैं एग्जिट कर जाऊंगा। समझ गया मैं आपकी बात। लेकिन अब आप है ना, मेरी बात समझो। क्या लगता है आपको, एक ऑन एन एवरेज अगर आप रेगुलर बेसिस पे आईपीओ में अप्लाई करते हो तो कितना ही लिस्टिंग गेन मिलता है? कोई डबल तो होते नहीं है सारे शेयर। समझ लो कितना लिस्टिंग गेन मिलता है आपको? 15 20 25%, 30% का ले लो ऑन एन एवरेज। ठीक है, ऐसा भी नहीं होता है कि तू रोज एक आईपीओ में अप्लाई करता है। तू कितने आईपीओ में अप्लाई करता है? महीने के दो आईपीओ, 2 आईपीओ। 15,000 रुपए लगा के 30% का लिस्टिंग गेन अपन ने कमाया 4,500 रुपए। क्या उखाड़ लिया? क्या जीवन बदला तेरा 4,500 रुपए ने? सर 4.5 दुना गुणा 2, 9,000 हो गए। 9,000 में तो जिंदगी बदल जाएगी सर, गर्लफ्रेंड घुमाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है।
आप महीने में 2 आईपीओज में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या जरूरी है दोनों बार आईपीओज अच्छा ही चले? द आइडिया ओवर हियर इज, क्या आईपीओ में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है? बिल्कुल नहीं करना है। तो सर फिर आप क्यों सिखा रहे हो यहां पर, और इस पूरे सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? 10 मिनट बीत चुके हैं, बताओगे? बिल्कुल बताऊंगा। अपना पैसा कभी नहीं डालना, लेकिन क्या लोगों का पैसा लगवाना पड़ेगा? काम है आपका, धंधा ही है। बोले सर ये अनएथिकल नहीं है, जिस चीज में आप अपना पैसा नहीं डाल रहे हो, लोगों का पैसा। मैं तो डेरिवेटिव्स के लिए भी ऐसे ही बोलता हूँ कि डेरिवेटिव में कभी भी अपना पैसा नहीं डालना, लोगों का पैसा लगवाना। अगर ये अनएथिकल है तो फिर तो दुनिया के सारे कारोबार अनएथिकल है। समझ रहे हो आप? द आइडिया वाई वी आर हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू परफॉर्म, और हाउ टू रादर रीड एंड अंडरस्टैंड कि आईपीओ क्या होता है। उसके लिए मैं क्या करूंगा पता है? मैं आपको सीधे स्क्रीन शेयरिंग करता हूं, और हम डीआरएचपी ओपन करेंगे और चैट जीपीटी ओपन करेंगे। डीआरएचपी और चैट जीपीटी की मदद से हम एक एक चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे हिसाब से मोटे मोटे तौर पर आप बहुत आराम से और बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को समझ जाओगे। हाँ जी। तो अपन लेंसकार्ट का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ओपन करते हैं। सर ये ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मेरे को कहाँ से मिलेगा? कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही लिखना है बस, लेंसकार्ट आईपीओ डीआरएचपी। सेबी की वेबसाइट ओपन होगी, वहाँ जाओगे, वहाँ पर ये डीआरएचपी होगा। 1 अगस्त 2025 को उन्होंने फाइल किया हुआ है। आप अगर करना चाहते हैं तो आप इसका आरएचपी भी फाइल कर, आरएचपी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो भी 28 जुलाई के आसपास ही फैल गया, वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो ये अपन ने ओपन कर लिया। देखो जरा थोड़ा सा समझना, यहां पर है ना कुछ चीजें हैं जो आपको पहले समझने की जरूरत है। नंबर 1, अपने को ये देखना है कि, जस्ट अ मिनट, हाँ, कि फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल कितना कितना है। ठीक है, टाइप ऑफ ऑफर क्या है, तो इसके अंदर कुछ शेयर नए इशू होंगे और कुछ शेयर ऑफर फॉर सेल होंगे। क्या वो चीज अपन समझेंगे। ठीक है, कौन कौन है जो शेयर बेच रहा है? तो ये 4 लोग हैं, सुमित कपाही, अमित चौधरी, नेहा बंसल और पीयूष बंसल। ये तो प्रमोटर है जो अपना अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में जो इन्वेस्टर्स हैं वो बेच रहे हैं। मेरी बात समझना, ये जो शेयर है, कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं टोटल, अप टू कितने शेयर? फ्रेश इशू साइज कोई फ्रेश इशू नहीं है, 0 शेयर्स है ना, यहाँ डॉट लगा हुआ है। तो यहां पर ऑफर फॉर सेल कितना है? पूरा 100%। दिस इज ऑफर फॉर सेल। ये फ्रंट पेज है भाई। ठीक है, अपने को है ना सीधे जाना है इसके टेबल ऑफ कंटेंट में। टेबल ऑफ कंटेंट में जो ये जनरल सेक्शन होता है ना, अच्छा एक चीज बताता हूं, ये स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट है। व्हाट डू मीन बाय स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट? ये फॉर्मेट फिक्स्ड है, फॉर्मेट में कभी कोई चेंज नहीं होगा। तो जो जनरल लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है ना, ये जनरल लिखा हुआ सेक्शन है, ये लगभग सब लोगों के लिए सिमिलर होता है ना। प्रेजेंटेशन, कुछ कन्वेंशंस हैं, आपने कोई एब्रिविएशंस है, वो एब्रिविएशंस है वो देखना है। कोई फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स अगर आप दे रहे हो तो उसको लेके आपको एक डिस्क्लेमर्स वगैरह देना होता है। उसके बाद आता है रिस्क फैक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के आईपीओ को एनालाइज करने के लिए। यहां पर कंपनी, आप समझ लो, खुद को लोगों के सामने पूरी सच्चाई के साथ प्रस्तुत कर देती है। सर फिर उस लोगों को पता होता है कि कंपनी में गड़बड़ है, उसके बाद भी क्यों लोग खरीद लेते हैं? बिकॉज 761 पेज डॉक्यूमेंट है, आप पढ़ नहीं पाओगे। फिर आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सब जनरल चीजें हैं, जनरल इंफॉर्मेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या बेसिस है, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आप क्या करने वाले हो इस पैसे का रेस करके, अगर ये फ्रेश इशू है तो। ठीक है, कि हम डेट उतारेंगे या हम केपेक्स करेंगे। फिर कंपनी के बारे में आएगा कि हमारा बिजनेस क्या है। ठीक है, हिस्ट्री क्या रही है, मैनेजमेंट क्या है, प्रमोटर्स क्या है, डिविडेंड की पहले पॉलिसी क्या रही है, क्या नहीं रही है। इसके बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात आती है आपके सामने, फाइनेंस इंफॉर्मेशन की बात आती है, बैलेंस शीट, पीएनएल, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो सब चीजें समझना है। फिर लीगल टर्मिनोलॉजीज, कुछ केस वगैरह अगर कंपनी के ऊपर चल रहे हैं, कोई पेनल्टी लगी पड़ी है, वो सारी चीजें यहां पर आपको समझने को मिलती हैं। इसके बाद ग्रुप कंपनीज के बारे में, जो इसका नेटवर्क है, बड़ी लार्जर ग्रुप जो है, उन कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। फिर यहां पर जो बाकी की इंफॉर्मेशन है, अगेन वो इट इज अ हेवी लोडेड इंफॉर्मेशन, मतलब वो रेगुलेटरी लोडेड इंफॉर्मेशन है। तो मेरे को अगर डीआरएचपी समझना है
तो मेरे को मोटे मोटे 3-4 चीजें चाहिए, क्योंकि देखो आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो ना, तो आप उसका दिमाग में वैल्यूएशन रन करके देखते ही देखते हो, ठीक है, कि क्या वैल्यूएशन हो रहा है उसका। तो तो वैल्यूएशन की जब मैं बात कर रहा हूं, तो वैल्यूएशन तो 3 चीजों पे है, कैश फ्लो, रिस्क और ग्रोथ। वही तीनों चीजें अपने को पढ़नी है। रिस्क फैक्टर्स सेक्शन नंबर 2, ग्रोथ फैक्टर्स समझने के लिए सेक्शन 3 समझना पड़ेगा, सेक्शन 4 समझना पड़ेगा, कैश फ्लो समझने के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन समझनी पड़ेंगी। जब तक आप ये 3 चीजें नहीं पढ़ेंगे, आप किसी भी तरीके से वैल्यूएशन और किसी भी धंधे की अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ सकते। मैं सीधे जंप करता हूं रिस्क फैक्टर पे। आप समझ रहे हो, 760 पेज का डॉक्यूमेंट है। ऐसे अगर एक एक पेज एक एक पैराग्राफ पढ़ने बैठ गए ना, तो हो गया काम। ठीक है, रिस्क फैक्टर पे जाओ, देखो ये है ना, ये वो एरिया है जहां पर कंपनी को अपनी सारी सच्चाई बतानी ही पड़ती है। ठीक है, सारी सच्चाई बतानी ही पड़ती है। मैं नीचे जाता हूं, यहां पर आप देखते हैं तो आपके पास आता है इंटरनल रिस्क फैक्टर। ठीक है, अब देखना क्या होता है पता है, कई बार ऐसा होता है कि सर मैं इसमें एआई की मदद कैसे लूं। दो चीजें हैं, मतलब अपन अभी एआई पे भी आई जाते हैं। तो मैंने ये आपके आपके सामने मैंने आई हैव जस्ट ओपन दिस पर्टिकुलर थिंग इन फ्रंट ऑफ यू, चैट जीपीटी। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मैंने करा कि मैं इसको एज इट इज इसको अपलोड कर दिया, डीआरएचपी को अपलोड कर दिया, है ना, और मैंने इसको बोल दिया कि भाई तू एक बड़ा आईपीओ एनालिस्ट है, जो सालों से आईपीओस एनालाइज करके रिकमेंड करता है। ये डीआरएचपी को तू ध्यान से पढ़ एंड मेरे को एकदम डिटेल्ड एनालिसिस करके दे इन सिंपल इंग्लिश रोमन लैंग्वेज। भाई सब कुछ कवर करना, कुछ भी मिस मत करना। अगर तेरी रिकमेंडेशन सही चली तो देखो लेमन चूस दूंगा। क्या बात है, ठीक है, लेट्स सी क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा है, एक बार घुमा के देखते हैं। सोच रहा है भाई क्या होता है पता है, बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ये तो बहुत आसान है करना, 2 मिनट में पूरा कर दोगे। बट है ना, 700 पेज का डॉक्यूमेंट है ना, 700 पेज के डॉक्यूमेंट में जो इफेक्टिविटी आप चाह रहे हो, चैट जीपीटी दे नहीं पाएगा कभी भी। चैट जीपीटी को चाहिए आप स्क्रीनशॉट दे दो, उसको पूरा डेप्थ में छोटी चीज जितनी दोगे ना, वो उतना बड़ा समझाएगा। अब जितनी बड़ी चीज चैट जीपीटी को दोगे, वो उतना स्मॉल करता जाएगा आंसर को भी। आप देखना, आंसर आपके सामने, उसको डॉक्यूमेंट रीड करने दो, तब तक अपन अपने इधर आ जाते हैं। पहला रिस्क फैक्टर समझते हैं, कंपनी क्या बोल रही है। कंपनी बोलती है हमारा जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, वो हमारे एक्सपेंस का सब्सटैंशियल पार्ट होता है, 24%। तो अगर रॉ मटेरियल में कोई डिले, कोई इंटरप्शन, कोई रिडक्शन होता है, ठीक है, टू मैन्युफैक्चर आर प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लासेस और फ्लक्चुएशन इन द प्राइजेस ऑफ आर रॉ मटेरियल, वो हमारे बिजनेस को बहुत एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। क्या रॉ मटेरियल लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रेम्स के लिए? मेटल वायर्स लगते हैं, एसीटेट शीट्स लगती है, ट्रांसपेरेंट रेजिन ग्रैन्यूल्स लगते हैं। We have long-term master supply contract with our raw material supplier. A majority of our raw material supplier purchased on spot orders basis. कोई फ्यूचर वगैरह पहले से डिसाइड नहीं करके रखते, उसने पहले से बता दिया बस कि भाई मेरा है ना, देखो टोटल जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है वो इतनी है, टोटल एक्सपेंस इतना है, उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट इतना है, तो मोटा मोटा 25% ऑफ देयर टोटल खर्चा रॉ मटेरियल में लग जाता है। ये चीज आपको पता चली, ठीक है। अब क्या मैं कॉन्ट्रास्ट करके बताऊंगा आपको ना, कि आप अगर ये चीज खुद से समझ रहे हो वर्सेस आप ये चीज अगर यूज कर रहे हो अपना एआई को। अभी देखते हैं, वाह जी वाह, इसने 54 सेकेंड सोचा, और 54 सेकेंड सोचने के बाद इसने आपको ये आंसर दिया है। अब प्रॉब्लम क्या है पता है, ये जो आंसर दे रहा है ना, खत्म हो गया, इसने लिटिगेशन पे आ गया वो। ठीक है, खत्म हो गया वो, दैट्स इट, एंड। जय जय सिया राम।
राइट, एंड ही हो गया ना। क्या ये कोई आईपीओ का एनालिसिस थोड़ा ना होता है, ये तो कोई भी कर लेगा, 10वीं का बच्चा आपसे अच्छा प्रॉम्प्ट दे देगा। समझ रहे हो आप? लेमन जूस टेस्ट वो बोल रहे हैं। ठीक है, एनीवेज, तो फिर मुझे क्या करना है? ठीक है, अपने क्या करना है पता है? जैसे मान लो, देखो इसको यूज करते हुए मैं आपको समझा रहा हूं कि इसको कैसे पढ़ना है, बट वेन यू आर यूजिंग इट, ठीक है, जब आप इसको रीड कर रहे हो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप इसको ऐसा कैसे स्क्रीनशॉट मारेंगे, यहां जाएंगे, पेस्ट करेंगे, वापस आएंगे, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहां से, और आप उसको सिंपल लिखो कि भाई मेरे को ये पोर्शन नहीं समझा, एकदम सिंपल समझा दे। समझ तो सही, वो हिंदी में ही समझाएगा तेरे को, है ना? तूने उसके हिंदी में आंसर मांगा है ना, क्वेश्चन बोला एक्सप्लेन यू इन हिंदी। देखो भाई, ये डीआरएच पे का रिस्क फैक्टर का वो सेक्शन है जो बताता है कि लेंस कार्ट के बिजनेस में रॉ मटेरियल का कॉस्ट और सप्लाई कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेंस कार्ट का टोटल खर्चा 66,195 करोड़ था, उसमें से 16,000 करोड़ तो सिर्फ रॉ मटेरियल पे गए, यानी 24.5% टोटल एक्सपेंस रॉ मटेरियल में लगता है। इसका मतलब अगर रॉ मटेरियल महंगा हो गया, सप्लाई रुक गई या डिले हुआ, तो प्रॉफिट और कैश फ्लो दोनों पे बुरा असर पड़ेगा। कंपनी ब्लैंक लेंसेज, पावर्ड लेंसेज, फ्रेम्स, आई ग्लासेस, पैकेजिंग मटेरियल, मेटल वायर्स, एसीटेट शीट, ट्रांसपेरेंट रेसिन ग्रैन्यूल जैसी चीजें थर्ड पार्टी सप्लायर से खरीदती हैं। कुछ सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन ज्यादातर रॉ मटेरियल स्पॉट परचेज बेसिस पर लेती है, मतलब मार्केट रेट पर तुरंत खरीद लेती है, इसलिए प्राइस कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। मेजर रिस्क क्या है? उसने बोला है कि देखो, लिमिटेड सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी होने के कारण हमारे कुछ मेजर रिस्क हैं। क्या मेजर रिस्क हैं? सप्लाई में डिले हो सकता है, इंटरप्शन हो सकता है, कोई क्वालिटी का इशू आ सकता है ना? तो अगर मेरे को सप्लाई क्वालिटी सप्लायर ने खराब दी, चश्मे की क्वालिटी गिर जाएगी। प्राइस का फ्लक्चुएशन है, रिलेशनशिप लॉस है, इतने सालों तक चल रहा है, कोई लिटिगेशन बन सकता है ना? कोई बड़ा लॉ वायलेट कर सकता है सप्लायर, अगर सप्लायर लेबर लॉ वहां चाइल्ड लेबर लगाता है तो हमारे ऊपर बैंड बच जाएगी। कंपटीशन है, वो आ सकते हैं, कोई आईपी डिस्प्यूट लग सकता है, आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क वगैरह, इन सब चीजों पे कोई डिस्प्यूट वगैरह लग सकता है। ठीक है, तो इसने इसमें आपको समरी बना दी कि लेंस कार्ट का एक चौथाई खर्चा, 1/4 एक्सपेंस रॉ मटेरियल पर जाता है, पर ज्यादातर सप्लाई स्पॉट मार्केट से होती है, इसलिए प्राइस बढ़ने या सप्लाई रुकने का डायरेक्ट रिस्क उनके प्रॉफिट या बिजनेस कंटिन्यूटी पे पड़ता है। आप अगर चाहो तो आप क्या कर सकते हो पता है? आप इसको साइड में कहीं कॉपी करके रख लो, दैट्स इट। ठीक है, अपने समझ में आया कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगला रिस्क देखते हैं। वी मैन्युफैक्चर सम ऑफ आर फ्रेम्स इन एंड इंपोर्ट फ्रॉम सम ऑफ आर रॉ मटेरियल फ्रॉम पीआरसी, इंक्लूडिंग बाओफेंग फ्रेम कार्ड टेक्नोलॉजी, आवर जॉइंट वेंचर। एनी डिले, इंटरप्शन और रिडक्शन इन सप्लाई ऑफ सच फ्रेम्स, अब ये चाइना से भी माल मंगवाते हैं, ये चीज बोल रहे हैं। ठीक है, तो वहां से भी इनका कोई जॉइंट वेंचर है, कर लो कॉपी आप। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने का आलस है तब आपको वहां जाना है, मैं बता रहा हूं आपको बाय डिफॉल्ट नहीं जाना है ना। तो ये मैंने करा, अब आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, पहले वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा इसको। ठीक है, जब तक आगे बढ़ते हैं। शटडाउन, स्लो डाउन ऑफ एनी ऑफ आर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वुड हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट, कि भाई हमारी कोई अगर फैक्ट्री वैक्ट्री खत्म हो गई, बंद हो गई, तो हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। सर ये तो बहुत ऑब्वियस चीज है, ये क्यों बता रहा है और मैं ये क्यों पढ़ूं? ये इसलिए पढ़ ताकि देखो पता चल जाए कि कहाँ कहाँ पर इनकी फैक्ट्रीज है। भिवाड़ी, राजस्थान, गुरुग्राम, हरियाणा, सिंगापुर, ठीक है, यूएई, along with operations in PRC through our joint venture unit। ठीक है, लेट्स गो एंड लेट्स सी। लेंस कार्ट अपने कुछ फ्रेम्स चाइना में बनवाता है और कुछ रॉ मटेरियल भी चाइना से इंपोर्ट करता है, स्पेशली बाओफेंग फ्रेम कार्ड टेक्नोलॉजीज के थ्रू, जिसमें लेंस कार्ट का 51% स्टेक है। तो अगर चाइना से सप्लाई रुक गया, डिले हुआ या चाइना का दाम बढ़े, तो लेंस कार्ट का पूरा बिजनेस, प्रॉफिट और कैश फ्लो इंपैक्ट हो सकता है।
बाओफेंग फ्रेम कार्ट एक मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट वेंचर है, चाइना में बेस्ड है। ये स्पेक्टिकल लेंस फ्रेम्स और एक्सेसरीज बनाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करता है। लेंस कार्ट के पास इसका मेजॉरिटी ओनरशिप है, बाकी चाइनीज पार्टनर के पास है। मतलब एफ आई देखो कितना इंपोर्ट करा टोटल इन्होंने चाइना से, 10,000, मतलब क्लोज टू 106 करोड़ का इंपोर्ट करा है, क्योंकि मिलियंस में फिगर है, रुपी मिलियन में, तो 106 करोड़ का इंपोर्ट करा है। उसमें से 42%, और वो 42% ऑफ द टोटल परचेज का है ना। तो इन्होंने लगभग 42% माल तो चाइना से ही आ रहा है। तो इसको ये देख लो कि डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। चाइना के साथ जियोपॉलिटिकल रिलेशंस मेरे खराब हो सकते हैं, कोई ग्लोबल इशू आ सकता है। मेड इन चाइना के खिलाफ अगर सेंटिमेंट आगे रन होते हैं तो ब्रांड के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। कोई करेंसी फ्लक्चुएशन अगर होता है तो मेरी बैंड बच सकती है। ठीक है, तो कंपनी का व्यू क्या है? कंपनी ने लिखा है कि पास 3 साल में कोई मेजर डिसरप्शन नहीं हुआ है, पर उन्होंने ये भी लिखा है कि वी कैन नॉट अश्योर इट इन फ्यूचर कि में भी ये हो जाए। मतलब कि अब तक तो ये सब नॉर्मल है, पर रिस्क पोटेंशियल बड़ा है। ठीक है, तो लेंसकार्ट के चश्मे और फ्रेम का आधा माल चाइना से आता है। अगर कल को चाइना से सप्लाई रुक गई तो दाम बढ़ जाएंगे, और लेंसकार्ट को प्रॉफिट और ब्रांड दोनों हिल सकते हैं उसके कारण। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बोलते हैं कहां कहां पर क्या क्या है। ठीक है, ये अगेन मतलब ये क्या है ना, जब पहली बार आप बैठ के पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा, तब थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट एक बार आपने 1 2 3 बार अगर अच्छे से समझ के पढ़ लिया तो आई डोंट थिंक सो इट विल मेक एनी डिफरेंस, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। कितने हैं इसके टोटल रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, 7 8। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आईपीओ के अंदर, किसी भी आईपीओ। मैं आपको अभी मल्टीपल आईपीओ के निकाल के बताता हूं। चलिए, 12 अच्छे हैं भाई, क्वांटिटी इज गुड, रिस्क फैक्टर्स काफी सारे हैं। वी हैव क्लोज टू 82, ओ माय गॉड, 85 रिस्क फैक्टर्स हैं ब्रो। अपनी हालत ही टाइट हो जानी है ऐसा करते करते। पता है 85 रिस्क फैक्टर्स है ना, ये अनयूजुअल है। कोई ऐसे देता नहीं है 85 रिस्क फैक्टर्स, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, समझते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग डिस्क्रिप्शन रिस्क के बारे में बात करता है। ये बताता है कि लेंसकार्ट के पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया में, भिवाड़ी, गुरुग्राम राजस्थान में, सिंगापुर यूएई में, चाइना में। सप्लाई या ट्रांसपोर्टेशन में अगर डिले होता है तो प्रोडक्शन रुक जाएगी, फायर एक्सीडेंट होता है तो प्रोडक्शन रुक जाएगी, लेबर हिस्ट्री, आपको सब फ्यूचर की बातें बताता है। ठीक है, अगर लेंसकार्ट की फैक्ट्री बंद हो गई, चाहे फायर स्ट्राइक या फ्लड से, तो चश्मे बनना रुक जाएंगे, ऑर्डर्स डिले होंगे, और कंपनी के प्रॉफिट और कस्टमर्स दोनों का लॉस झेलना पड़ेगा। ठीक है, अपन एक काम करते हैं ब्रो। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ जाते हैं और हम इसको बोलते हैं, मेको तू ये पेज बाय पेज पढ़, एंड मेको सारे 89 रिस्क फैक्टर्स की सिंप्लीफाई बट डिटेल्ड लिस्ट बना के दे। तो ये एक साथ आपको पूरा पढ़ने में मदद करेगा। ठीक है, इसमें आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी। जैसे अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी छोड़ दो, आगे बढ़ो। एबिलिटी टू मेंटेन द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब अभी तो हम किस कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, करंटली 47% कैपेसिटी पे। अगर हम कैपेसिटी बढ़ा नहीं पाए या हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो गया तो खर्चे तो चलते रहेंगे। ठीक है, और माल बनेगा नहीं तो नुकसान में आ जाएंगे, वो एक नुकसान है। फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के साथ एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए। यहां पर अगर सरकारी दरबारी काम में कोई दिक्कत आती है तो उसके कारण मेरे को दिक्कत हो सकता है। ये सब फर्जी वाला है, पता है। आर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में नॉट बी इंडिकेटेड ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, आई नो दैट, यू डोंट नीड टू हाईलाइट इट। ये तो लास्ट लास्ट के पॉइंट्स होते हैं, इन्होंने नंबर 8 में हाईलाइट करके रखा हुआ है। ठीक है, आर ग्लोबल ऑपरेशन एक्सपोज अस टू मैनेजमेंट, लीगल, टैक्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। मैं बोल रहा हूं हर कंपनी का यूनिक होगा डीआरएचपी, हर कंपनी के रिस्क फैक्टर्स बहुत यूनिक होंगे। ठीक है, ये बता रहा है कितना परसेंट मेरा धंधा किस देश से आ रहा है। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, आप देखो।
1 से 25 तक उसने सारा बता दिया। अपन इसी को पढ़ के भाई समझते हैं। फिर अपने को है ना जो लगेगा ना वो रिस्क फैक्टर को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला था हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट, चाइना डिपेंडेंसी है, फैक्ट्री में डिसरप्शन रिस्क है, इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस है, फैशन में कोई ट्रेंड चेंज हो गया तो इन्वेंट्री का लॉस लग सकता है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंसी है तो वहां से ऑर्डर में डिले हो सकता है, ठीक है, सप्लाई चेन के कुछ इश्यूज हो सकते हैं कि कोई कस्टम का डिले हो गया, ट्रांसपोर्टेशन डिले हो गया, कस्टमर के रिटर्न्स आ सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन इंटीग्रेशन है, लेकिन अगर ये वीक हुआ तो कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है, राइट। फिर टेक्नोलॉजी डाउन टाइम, क्योंकि भाई हम तो ऐप वगैरह सब यूज करते हैं, अगर वो खत्म हो गया तो मतलब ये तो यार हर बिजनेस में डेटा सिक्योरिटी, आईटी डिपेंडेंस, वेंडर डिफॉल्ट, एम्प्लॉय एट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय यूनियन, लेबर यूनियन का इशू है, ठीक है, कोई इंश्योरेंस एंड एफिशिएंसी है कि अगर कोई फायर एक्सीडेंट हुआ और पॉलिसी एडिक्वेट नहीं हुई तो हैवी, अरे भाई ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो रिस्क हो जाएगा, ठीक है। मैं इन सब चीजों के पीछे नहीं पड़ा हूं, समझ रहे हो आप। मेरे को ये चीज बता कि कुछ बड़ा मेजर माल है क्या इसके अंदर, ठीक है, सी टू इट, एक एक करके देखते हैं। हाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हमारे खर्चे बढ़ गए तो उसके कारण रिस्क होगा, रूपी डॉलर बढ़ गया तो उसके कारण रिस्क होगा, डेट सर्विस नहीं कर पाए तो रिस्क है, कोई पेंडिंग टैक्स लीगल केस आ गया तो रिस्क है, ठीक है, कोई गुडविल या बड़ा ओवर एस्टिमेट हो गया तो राइट ऑफ लग जाएगा, ठीक है, किसी बड़े कस्टमर ने, बी टू बी कस्टमर ने अगर पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, डेफर टैक्स असेट, फ्यूचर प्रॉफिट नहीं हुआ तो डीटीए यूजलेस हो सकते हैं, ये सब थोड़े टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है। एक प्रमोटर पे एफआईआर है 2024 में, हाई कोर्ट से स्टे लगा हुआ है उस पर, लेकिन फिर भी केस तो पेंडिंग है, ठीक है। लिटिगेशन में मल्टीपल सिविल, टैक्स और लेबर लॉ पेंडिंग केसेस पेंडिंग है इनके पास, कोई ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट के सूट्स वगैरह पॉसिबल हो सकते हैं, इस तरीके की कोई चीज आ सकती है, ठीक है। कंपटीशन किससे हो सकता है, इनका कॉम्पिटिटिव रिस्क बताइए कि भाई लोकल ऑप्टिशियन, स्पैक सेवर, टाइटन आई, ये सब लोग हैं जो हमारे पीयर प्रेशर्स हैं, कोई नया एंट्रेंट अगर आता है तो ऑनलाइन एड्स ने अब कंपटीशन को बहुत इजी बना दिया है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑपरेशंस में कोई अनस्टेबिलिटी आ सकती है, रिलायंस ऑन कुछ ही जोग्राफीज पे हमारा रिलायंस है, इंडिया सिंगापुर बड़ा मार्केट है। फिर प्रमोटर डाइल्यूशन की, पोस्ट आईपीओ प्रमोटर अपना कंट्रोल थोड़ा डाइल्यूट कर रहा है, प्रमोटर सेलिंग है, ठीक है, ओएफएस है, ओएफएस मतलब प्रमोटर माल बेच के भाग रहा है, की परसेंट रिस्क है, अगर पीयूष बंसल या टॉप मैनेजमेंट छोड़ के गए तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, कनेक्टेड पार्टी डीलिंग्स है, सब ये हर कंपनी के अंदर होता ही होता है, ठीक है, तो इट इज नॉट समथिंग विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ठीक है। अब वापस अपन इधर चलते हैं एंड हम लिखते हैं यहां पर, देखो आप 31 नंबर देखो आप, इसने 31 नंबर पे क्या कवर किया था, नहीं, चेक दिस, हमारे एक प्रमोटर हैं, ठीक है, सुनील कापाही, जो ग्लोबल हेड ऑफ सोर्सिंग भी है कंपनी में, एंड हैज बीन अनेबल टू ट्रेस द कॉपीज ऑफ हिज बीकॉम डिग्री एंड मार्कशीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। He has written multiple emails and a letter to concerned university requesting a copy of his degree certificate and has applied to the copy of mark sheet on the portal of university on its website as well. A response from the university is awaited. There is no assurance that university will respond to such email and letter in a timely manner at all. ठीक है. The reliance has been placed on the certificates furnished by him to us and BRLM to disclose the details of his, मतलब समझ रहे हो आप, एक प्रमोटर है कंपनी का, उसके पास वो बोल रहा है मेरे पास डिग्री नहीं है इतने सालों से, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है ये, वॉट आर यू ट्राइंग टू डू, ठीक है, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड फिर अपन अबाउट इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं तो आपको पता चलेगा फ्रेश इशू जीरो है, ऑफर फॉर सेल पूरा 100% ऑफर फॉर सेल है, इसके अंदर अभी किसको क्या पोर्शन मिला है ये बटना बाकी है, ठीक है, मतलब तब तक तो बटा नहीं था, कौन कौन कितना कितना माल बेच रहा है ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, कि कौन सा सेलर कितना माल यहाँ पर बेच के जा रहा है, इसके बाद इन्होंने ये खाली छोड़ा हुआ पेज है, लेट्स सी,
अब अगर ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पीएनएल पे आ गए क्या, एक मिनट रुको, इनकम स्टेटमेंट पे आ गए, इधर देखना जरा, यहां पर थोड़ा सा अपन देखते हैं, एंड मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूं, तो ये रहा मेरा प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पर ये लोग क्या कर रहे थे इस जगह पर, ठीक है, यहां पर इनका कुछ 6 करोड़ का नुकसान था, है ना, वो क्योंकि मिलियंस में ना, वो नुकसान कम होके 1 करोड़ हुआ पिछले साल, और इस साल बढ़ के प्रॉफिट आ गया 30 करोड़ का। बट अगर 30 करोड़, और यहां पर भी आप देखोगे रेवेन्यू, बट आप देखोगे एक अदर इनकम वाला सेक्शन है जहां पर 1400 से बढ़ के 3500 हो गया है। इनफैक्ट लास्ट ईयर से अदर इनकम डबल हो गई। मेरे को समझना पड़ेगा ये अदर इनकम क्या है। मतलब ये है कि ये जो इस साल प्रॉफिट आया है ना, क्या ये धंधे से आया हुआ प्रॉफिट है, क्या धंधे का प्रॉफिट नहीं है, ये कुछ ना कुछ कलाकारी हुई है यहां पर अदर इनकम में ना, तभी ये प्रॉफिट निकला है। समझते हैं, इस चीज को साइड में पार्क करके रखेंगे। ठीक है, लेट्स सी, आगे देखते हैं। हाँ जी, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है हमारी, कौन कहाँ पर क्या किधर लिस्टेड है, ठीक है, कौन कहाँ पर रहता है कहाँ नहीं रहता है, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, कौन कौन हमारे बैंकर्स हैं, किन किन ने हमको मदद करी है, ठीक है, उन सब की डिटेल्स हैं। दिस इज अ वेरी जेनरिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बुक रनिंग लीड मैनेजर बीआरएलएम, मतलब अच्छा, ये जो आईपीओ की एक्टिविटी है इसमें किस किस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ पर पूरी एकदम दे रखी है। बट अगेन इट इज़ नॉट समथिंग जिससे मैं बहुत कोई हैवी एनालिसिस कर पाऊंगा। कैपिटल स्ट्रक्चर मुझे दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कितने क्लास ऑफ शेयर्स हैं उनके बारे में बात करी गई है, कंपनी के ऊपर डेट कितना है, कितना इक्विटी से पैसा उठा रखा है, उन सब चीज़ों के ऊपर बात करी गई है। ठीक है, थोड़ा आगे आते हैं। ये है ना एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नॉट रिक्वायर्ड, मैं क्यों पढ़ूँ हिस्ट्री, मतलब मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है सच की क्या होगा, मतलब डेफिनेटली अगर इट इज ऑफ समथिंग विच इज ऑफ हाई वैल्यू टू अस देन वील डू दैट, राइट। डिटेल्स ऑफ सेकेंडरी ट्रांसफर ऑफ इन्वॉल्विंग आर कंपनी सेलिंग शेयर, कौन कौन शेयर बेच रहा है। ठीक है, तो पहले क्या करा, पीयूष बंसल ने पहले शेयर खरीदे हैं क्या, धड़ाधड़ खरीदे हैं क्या लगातार, देखो आप यहां पर 18 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई को क्या पीयूष बंसल ने 52-52 रुपए में शेयर खरीदे हैं क्या कंपनी से, 52-52 रुपए में शेयर खरीदे भाई, 52 रुपीज में। ठीक है, आप देख रहे हो, मतलब ये लोग कैसा करते हैं, ये लोग ऐसा करते हैं कि पीयूष बंसल ने जोंगसोंग इन्वेस्टमेंट से 10 मई को 2024 को 2300 रुपए के भाव में 2 रुपए वाला फेस वैल्यू का शेयर खरीदा, वही सेम फेस वैल्यू का शेयर 52 रुपीज में खरीद रहा है। मतलब इन लोगों ने मजाक बना के रखा है। ठीक है, लिटरली, और क्या है, अभी 52 रुपीज में खरीद के ये आपको 500 रुपए में बेच रहा है थ्रू द आईपीओ, राइट। अब आईपीओ का जो प्राइस बैंड आया उसके हिसाब से, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है कि किसने कहां पर कैसे क्या शेयर ट्रांसफर करे हैं, किस रेट पर करे हैं, क्या रेट पर नहीं करे, कोई कन्वर्जन अगर है, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह कोई कन्वर्ट हो रहे हैं तो उनके बारे में डिटेल है। बट अगेन ये ऐसी चीज ही नहीं है जिसके बारे में आप जाके अभी मतलब कुरेदो और उससे कुछ आप निकाल पाओ। ठीक है, अपने पास इतना टाइम होता नहीं है, अपने को मेजर रेड फ्लैग्स देखने होते हैं और उसके अलावा अपन काम खत्म कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, जो जिन लोगों ने भी पहले से शेयर होल्ड करे हुए हैं प्री आईपीओ, ठीक है, अब वो क्या करेंगे, वो लोग अब उनको आईपीओ आने के 1 साल बाद तक शेयर संभाल के रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आईपीओ आया और आप भी बेच के निकल गए। 1% से ज्यादा होल्डिंग किस किस के पास है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो 1% से ज्यादा होल्डिंग में नेहा बंसल, बाकी सब इसके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। अच्छा एक मिनट, हाँ, इन्होंने जो ये ट्रांसफर करा है शेयर, गो अप 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 अप, यस ओवर हियर, नेहा बंसल अमित चौधरी, ठीक है, परफेक्ट। हाँ जी, और नीचे जाते हैं अपन एंड विल गो टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ आर बिजनेस। ये कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आपको पूरा का पूरा रेवेन्यू ही मिलेगा, और मतलब ये एक पूरी कैपिटल स्ट्रक्चर की बात होगी। तो अपन अब जाते हैं यहाँ पर हमारे बिजनेस में, इंडेक्स से जाता हूँ, ज़्यादा इजीली पहुंच जाऊंगा। आर बिजनेस वही हो,
ठीक है, अबाउट आर कंपनी। अब ये 204 से 350 पेज की रिपोर्ट है। आप कितना इसको घिस के पढ़ना चाहते हो ये आपके ऊपर है। ठीक है, इन लोगों का तो काम ही है, मतलब समझ रहे हो, उनको तो पूरा हेवी लोड देना ही है। तो उन्होंने क्या करा है, पहले इकोनॉमी से शुरुआत करी है कि भाई जनरली हमारा मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू क्या है, हमारे लेवल पे हमको क्या आउटलुक दिख रहा है। ठीक है, फिर इन्होंने इमर्जिंग कस्टमर के ट्रेंड्स क्या है कि लाइफस्टाइल फोकस कंजम्पशन हो गया है, वैल्यू रिटेल बढ़ गया है, डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, ये कंज्यूमर ट्रेंड्स है। ठीक है, थोड़ा सा डिजिटली इन्फ्लुएंस शिफ्ट हो रहा है, तो ओमनी चैनल प्रेजेंस है इन लोगों का। ठीक है, कोर डिमांड ड्राइवर्स जो है फॉर प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लासेस की पूरी दुनिया में, रिफ्रैक्टिव एरर्स हैव बिकम अ पब्लिक हेल्थ चेंज ड्यू टू इवॉल्विंग लाइफस्टाइल। लोगों की आंखें खराब हो रही है ना, ये कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। ठीक है, so global incidence of refractive errors have risen from 45% of the world population in 2020 to 49% in FY25 and projected to reach 55% by 2030। मतलब आधी आबादी को चश्मे की जरूरत पड़ेगी 2030 तक, ये रिपोर्ट बोल रही है। अब डेफिनेटली इन्होंने रिपोर्ट का जिक्र किया है, तो इन्होंने तो रेड सीयर रिसर्च की रिपोर्ट है, बट अगेन ये तो वही रिपोर्ट्स आपके सामने लेके आएंगे जिसके अंदर ये चीजें पॉपुलर कर सकें, बिकॉज इनको तो माल बेचना है। फिर ये आपको बता रहा है टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या होता है, दूर की नजर पास की नजर वाला काम है। ठीक है, फिर इवोल्यूशन कैसे हुआ, रे भाई मेरे को थोड़ा ना हिस्ट्री में जाना है कि चश्मे कैसे बने। ठीक है, तो सीधे बता। पेनिट्रेशन कितना है आईवेयर ग्लासेस का, तो यूनाइटेड स्टेट्स में 88% लोग जिनको एरर है दे हैव द ग्लासेस, एंड इंडिया में वो नंबर 35% है। तो अभी भी अपना ग्लोबल एवरेज से बहुत नीचे है। ये बोलना चाह रहा है देयर इज अ लार्ज रूम फॉर ग्रोथ, इनके पास एक बड़ा रूम है ग्रोथ का। ठीक है, फिर ये कंज्यूमर जर्नी बता रहा है, अगेन ये नंबर ऑफ ऑप्टोमेट्रिस्ट जो चश्मे वाले लोग होते हैं ना, वो कितने क्या हैं। ठीक है, उनके बारे में बात हो रही है कि इन साउथ ईस्ट एशिया में कितने हैं पर मिलियन पीपल पे। सिंगापुर हैज 200 ऑप्टोमेट्रिक्स पर पर मिलियन पॉपुलेशन, और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो 110 है। ठीक है, फिर स्टोर डेंसिटी की बात कर रहा है कि 1 मिलियन 10 लाख लोगों पे कितने चश्मे की दुकानें हैं, तो यूएस में 130 है, इंडिया में 60 है। ठीक है, पर मिलियन पॉपुलेशन की अगर आप बात करें तो इंडिया में आईवेयर के 60 ही स्टोर हैं, जबकि ज्वेलरी के 1000-1200, अपैरल के भी 1000-1200 स्टोर्स हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हर चीज के लिए हमारे पास है ना, देयर इज अ रूम फॉर ग्रोथ फ्यूचर में। बट क्या एक्चुअल में रूम फॉर ग्रोथ आएगा, ये चीज समझने वाली बात है। ठीक है, अगर अपन रुपए में देखते हैं तो 2300 रुपए का एक एवरेज बाइंग प्राइस होता है या सेलिंग प्राइस होता है चश्मे का, वही चश्मा यूएस में 19,000 रुपए का मिलता है। ठीक है, अगेन जापान में 12,000 रुपए का मिलता है। लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लासेस लिमिट एक्सेस टू मेनी कंज्यूमर। उसके कारण क्या था, कंसंट्रेटेड गोल्ड सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन ऑफ लेंसेज। क्या है ना, बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनके हाथ में पूरा का पूरा आईवेयर का सप्लाई चेन है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑफ फ्रेम्स पहले बाहर से मंगवानी पड़ती थी, ये लोग बोल रहे हैं हम खुद बना रहे हैं। ठीक है, हाई इंटरमीडिएटरी गेन की बड़ा मार्जिन बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, रिक्वायर्ड स्किल लेबर, आपको कांच घिसने के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए। ठीक है, अवेलेबिलिटी, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट मतलब जो आंखों का नंबर जांचता है। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज रिटेलर्स पे ग्लोबली बहुत ज्यादा रिलायंस प्लेस करा गया है, विच इज द केस इन ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं। यहां पर फ्रेम्स हैं, उसके 20,000 से ज्यादा कॉम्बिनेशन है। लेंस के तो कोई देर इज नो लिमिट, 10 raised to the power n कॉम्बिनेशन है। आई ग्लासेस मेड टू ऑर्डर होते हैं। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये है ना, अभी भी कंपनी की बात नहीं कर रहा है, अब ये ग्लोबल आईवेयर अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है कि किस साल से किस साल में कितना परसेंट इंक्रीज हो सकता है। अगर आपने इक्विटी रिसर्च कोहर्ट को ध्यान से समझा है, कभी पढ़ा है, ठीक है, मुझसे पढ़ा है, तो आपको पता है ये सब चीजें तो एनीवेज अपन प्रिपेयर करते ही हैं। सर ये तो ये चीज हो गई कि जो हम पचासों जगहों से ढूंढते हैं ना चीजें, वो सब एक ही जगह कंसोलिडेटेड, एक ही जगह एक्यूमुलेटेड है। ठीक है, तो अगेन ये रिफ्रैक्टिव एरर्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं लोगों के। ठीक है, टीयर सिटी वाइज की मेट्रो सिटीज के अंदर तो वॉल्यूम्स बढ़ ही रहे, लेकिन टीयर 2 के अंदर वॉल्यूम्स फट रहे हैं हमारे। ठीक है, तो ये सब चीजें इन्होंने बताई हैं। देखो क्या है पता है,
मतलब आई अंडरस्टैंड, क्योंकि ये तो क्या देखो, इट इज ऑल अबाउट सर मैं इसमें एआई को कैसे इंटीग्रेट करूंगा। देखो तो इसको पढ़ते जाते, क्या पढ़ना है अपने को, रिस्क फैक्टर्स पढ़ने। सर पूरे 80 पढ़ने, अरे 80 होते ही नहीं है। आप समझना 25-30 रिस्क फैक्टर पे खत्म हो जाता है मामला। इन्होंने 80-85 दे दिए। थोड़ा स्मार्टनेस रखना। मैं 80 नहीं पढ़ सकता, मेरे पास टाइम की कमी है, लेकिन तू पढ़ सकता है घर पे बैठ के, और तू भी वही पढ़ जो काम का है। तो उसके लिए अपन ने क्या एआई को यूज करा, एआई को यूज करा। फिर मैंने मेरा बिजनेस समझा। ठीक है, बिजनेस समझने के बाद मैंने ये समझा कि मेरा बिजनेस, मेरा पैसा कैसे बन रहा है। उसके बाद जो लास्ट चीज आप समझते हो वो होता है फाइनेंशियल्स। लेंस कार्ट के केस के अंदर क्या हुआ है पता है, मुझे पता है क्योंकि मैं प्रिपरेशन करके आया हूं। लेंस कार्ट में है ना, नंबर ऑफ स्टोर्स कम हुए हैं। अदर इनकम जो अपनी है ना, अपन ने बोला था ना अदर इनकम का लफड़ा है कुछ ना कुछ। आप देखोगे अदर इनकम पे मैं जाता हूं। लेट्स मी गो टू द अदर इनकम सेक्शन। Let me just go to the financials. I think that is the best way to navigate this. Yeah. Hmm. तो यहाँ नीचे उतरते हैं, कौन कौन ऑडिट फॉर्म है। जेसी भल्ला जी ऑडिट करते हैं सालों से लेंस कार्ट का। सब्सिडरीज है इनकी, थाई में कोई, थाईलैंड में भी सब्सिडरी है। जॉइंट वेंचर तो पूरी दुनिया में है। ओन डेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जॉइंट वेंचर है जापान का। हाँ जी। अपने को देखना है इनकम स्टेटमेंट में ये अदर इनकम, नोट नंबर 23। एस आर बाटली बॉय यानी डेलॉइट ने इसका ऑडिट करा है। ठीक है, दिस इज ऑडिटेड बाय डेलॉइट। इसमें जो है अदर इनकम में जंप आया, ये क्यों आया है मेरे को ये देखना है। 22 नंबर का नोट है ना। अदर इनकम में क्या बढ़ गया ऐसा। तो अदर इनकम में तो ये बढ़ गया इनका एफ गेन ऑन डेफर्ड कंसिडरेशन। ठीक है, एफ मतलब फेयर वैल्यू। ठीक है, फेयर वैल्यू गेन ऑन डेफर्ड कंपनसेशन कंसिडरेशन। नाउ अंडरस्टैंड, ये जो है ना, दिस इज अ बुक एंट्री ब्रो। इन्होंने फ्यूचर की किसी इनकम को आज फेयर वैल्यू पे बुक करा है। ठीक है, तो ये तो गिमिक है। दिस इज नॉट समथिंग, क्या ये धंधे से आया हुआ मुनाफा है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप रेवेन्यू ऑपरेशंस देखोगे तो कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। ठीक है, मैं एक चीज और इसमें आपको बताना चाहता हूं। इन लोगों ने जो बोला है ना कि हमारा इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो 25-30% से बड़ा है, हमारा ओवरऑल बिजनेस 40% से बड़ा है। इन्होंने ना लास्ट टू लास्ट ईयर जापान की एक कंपनी ओन डेज को एक्वायर कर लिया था। उस एक्विजिशन के कारण ये बोल रहे हैं कि इनका बिजनेस इतना ज्यादा बड़ा है। अगर आप वो एक्विजिशन को हटा दो तो लेंसकार्ट की जो ओरिजिनल सेल्स आई है ना, इंटरनेशनल सेल्स, दैट इज जस्ट 4% ग्रोथ। ठीक है, तो इट इज, जो वैल्यूएशन आप मांग रहे हो, आप 250 का पी मांग रहे हो, 234 का पी मांग रहे हो आप, है ना। आपने अगर यहां से 2-3 हजार करोड़ रुपए का मुनाफा भी पोस्ट करा, ठीक है, तो भी ये पी 70-80 पे आके रुकेगा। मतलब सर ये 230 के पी का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने अगर आज कंपनी में 1 रुपया डाला और कंपनी जिस स्पीड में अर्निंग्स बना रही है उसी स्पीड में बनाती रही, तो आपको 230 साल लगेंगे अपना 1 रुपया निकालने में कंपनी से। सर क्या मैं एक कंपनी में इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, मैं नहीं बता सकता आपको, बट आप खुद सोचो यार। पूरे के पूरे इन्वेस्टर्स जो सालों से उस कंपनी में टिके थे वो छोड़ के जा रहे हैं। प्रमोटर अपना माल बेच रहा है। ठीक है, वो भी इतने एग्जॉर्बिटेंट वैल्यूएशन पे बेच रहा है। जो जो प्रॉफिटेबिलिटी पोस्ट करी गई है
कोई बच्चा भी देख के बता देगा कि वो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ आईपीओ वो मैनेजमेंट करा गया है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि धंधे में दम नहीं है, बट मेरा ये बोलना है सैचुरेशन बहुत ज्यादा हो चुका है। कंपनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा फ्यूचर में अपनी ग्रोथ को कंसिस्टेंटली मेंटेन करके रख पाना। और मेरी बात समझना, अगर कंपनी नतीजे पेश करने में नाकामयाब रही, क्योंकि पहले क्या होता है ना, इंडिया वाले बहुत भोले हैं। हमने एक लिपस्टिक बनाने वाली कंपनी को 5-7 हजार करोड़ रुपए का वैल्यूएशन दे दिया था उस टाइम पर। ठीक है, हमने अब बोल रहे हैं कि जो चश्मे की दुकान है उसको हम 70 हजार करोड़ रुपए का वैल्यूएशन देंगे। एक कार के भंगार, मतलब सेकेंड हैंड कार बेचता है, उसको आपने हजारों करोड़ का वैल्यूएशन दे दिया। ठीक है, हालत है ना जोमैटो जैसी ना हो जाए। हालत पेटीएम, जोमैटो में भी कोई नवाई नहीं हो तो ब्लिंकिट तुक्का लग गया, भी तो आज 30-40 रुपए के ही माले हो, उसके ऊपर की चीज है नहीं, आप 10 गुना ऊपर आज है वो, बिकॉज ऑफ ब्लिंकिट के ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं तब तक। ठीक है, सो या दैट्स इट। अच्छा सर, कुछ एक चीजें हैं जो मैं समझना चाहता हूँ आईपीओ के बारे में। एज ए स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस, क्या मुझे आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब कोई दूसरा बेच रहा है तो मैं नहीं खरीदूंगा। मैं खरीदूंगा तब जब मुझे खरीदना है, जब भाव मेरा है, प्राइस टाइम मेरा है। ये बात माइंडसेट रखना इस चीज का। तेरे जीवन में 15-20% का वन टाइम गेन, 3,000, 4,000, 4,500 जीवन में कुछ बड़ा नहीं करके देगा तेरे को। ठीक है, बट अगर तूने सही माइंडसेट के साथ अपनी लर्निंग को एकदम स्ट्रांग रखा ना, और इसको लेके धीरे धीरे आगे बढ़ा चीजों को, तो तेरे लिए चीजें एकदम पॉजिटिव टर्न होंगी। सर क्या आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना है तो लोगों से भी नहीं करवाना है? मैंने वो बोला ही नहीं। अगर आपने इक्विटी रिसर्च कोहर्ट करा है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। सर आईपीओ रिपोर्ट और इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं। आपको अगर समझना है तो लेंसकार्ट आईपीओ नोट करके सर्च कर लो, बहुत सारे ब्रोकर हाउसेस के आईपीओ नोट्स मिल जाएंगे आपको। उनके आईपीओ नोट्स का स्ट्रक्चर तो स्टडी कर। अगर तू इक्विटी रिसर्च का स्टूडेंट है और तू मेरी बात सुन रहा है, अरे स्ट्रक्चर स्टडी कर, तेरे को आता है सब कुछ, तूने पहले करा है। बनाना आईपीओ नोट, क्या जा रहा है अपना? ठीक है, क्या ये चीज सभी लोगों को समझ में आ रही है अच्छे से, A to Z? ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, एंड मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा। ये सेशन थोड़ा सा यहाँ वाइंड अप करते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आगे और अपन इस पे बात करेंगे। तब तक के लिए दिस, आप मेरे को कमेंट में जरूर लिख के बताना कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा।